प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए हैं छठे दिन पे। पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। देखिए, 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको कहा जाता है लिंग अनुपात। ठीक है, देखिए लिंग अनुपात जिसकी जितनी अधिक होती है उसका सामाजिक स्तर उतना अच्छा माना जाता है और माना जाता है कि वहाँ समाज में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नियंत्रित है। ठीक, और विश्व का लिंग अनुपात जो है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। याद रखिएगा कि विश्व में भी क्या हो चुका है कि प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अगर 1000 में निकालेंगे तो प्रति 1000 में किधर होगा, इधर 10 गुना बनेगा, तो इधर मतलब 1020 पुरुष है। तो विश्व का भी लिंग अनुपात सही नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या सामान्य रूप में क्या होनी चाहिए कि स्त्रियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अभी देखिए ये कम है। भारत की भी बात करें तो भारत का भी लिंग अनुपात जो है अभी 15वीं जनगणना अगर देखें 2011 में जो हुआ तो भारत की लिंग अनुपात 943 है। कितनी है? 943, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 943। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये हो चुकी है, ये विश्व कप कहाँ पर हुआ? कतर में। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? कतर में की। और है भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाई जाती है। तो देखिए नटंजलि उत्सव मनाई जाती है तमिलनाडु में, और आपको पता है तमिलनाडु की जो लोक नृत्य है क्या नाम है उसका? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ क्या लोक नृत्य है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो वो क्वेश्चन है, छोटे राज्य के अपवादों के अतिरिक्त, मतलब छोटे राज्य में कुछ अपवाद हो सकते हैं, इसके अलावा राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्य विधानसभा सदस्य की संख्या पूछ रही है, मतलब एक राज्य में मैक्सिमम एमएलए या मिनिमम एमएलए कितनी हो सकती है। तो देखिए छोटे राज्य को कुछ छूट दी गई है, लेकिन संविधान में यह फिक्स की गया है कि एमएलए की संख्या किसी भी राज्य में 60 से 500 के बीच हो सकता है। तो अब देखिए जैसे गोवा है, गोवा में मात्र 40 है, तो क्या है, छोटा राज्य है, तो वहाँ अपवाद के रूप में उसको देखा जा सकता है। ठीक, और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य में सबसे अधिक एमएलए है और कितनी है विधानसभा की सीट की संख्या। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है 76 नंबर 80 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी शहर कौन सा है। तो देखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू। देखिए थिम्पू को भूटान को जो है कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट मतलब क्या है, बिजली कड़कना को क्या कहते हैं? थंडरबोल्ट कहते हैं। तो इसको भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, ये कलर ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। इसके अलावा जो यहाँ अन्य जगह लिखा हुआ है, जैसे चीन की राजधानी बीजिंग है, ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी आपका कहाँ है? ढाका है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, बोनालू महोत्सव। बोनालू देवी काली का पूजा के रूप में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किन राज्य में मनाई जाती है। तो आप लोगों को एक और बता दें, एसएससी का एक फिक्स क्वेश्चन त्यौहार से होता है कि किस राज्य की कौन सी त्यौहार है। तो बोनालू महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तेलंगाना में मनाई जाती है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाई जाती है। आप लोगों को पिछले क्लास में हम पढ़ाएं कि बूंदी महोत्सव कहाँ मनाई जाती है, तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि बूंदी महोत्सव कहाँ मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का महापाषाण संरचना, कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े, गोलाकार आकृति। देखिए गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये आकृति का जो नाम है उसको कहते हैं सांगोरा वृत्त। देखिए गोलाकार आकृति, इस तरह गोलाकार आकृति है तो क्या होगा? वृत्त होगा। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? संगोरा वृत्त कहा जाता है। तो किस महापाषाण संरचना के कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े के गोलाकार आकृति स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखने के लिए गोलाकार मतलब सांगोरा वृत्त कहा जाता है। चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस का स्रावित करता है? देखिए पित्तरस से पित्ताशय मत मार दीजिएगा कि पित्तरस है तो पित्ताशय होगा। पित्ताशय में पित्तरस का क्या होता है? जमा रहता है। पिनियल ग्लैंड या पित्ताशय जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें पित्तरस जमा रहता है। लेकिन पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्तरस का स्राव होता है यकृत में। और यकृत आपको पता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय को दोहरी ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से इसका स्राव होता है, इसलिए अग्न्याशय को दोहरी ग्रंथि कहते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। तो और मनुष्य का सबसे बड़ी अंग अगर पूछे तो अंग है आपका स्किन, मतलब आपका जो चमड़ा है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है।
अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की नोट की करेंसी और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? देखिए, 1 रुपए का नोट हो या करेंसी, ये वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत की जाते हैं। और 1 रुपए से अधिक 2 रुपए से अभी तक 2000 का नोट सबसे बड़ा है भारत में, तो 2 से लेकर 2000 तक का नोट जो है RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। जबकि 1 रुपए का जो नोट है वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर हस्ताक्षर जो होती है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए हम लोग 85 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 85 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया? देखिए, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सब लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए, मौलिक अधिकार कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। उसके बाद हम क्या बोले कि स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहां से ली गई है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया, याद रखिएगा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। और जब बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से संघीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली को लिया गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, मौलिक अधिकार और उसके बाद न्यायपालिका कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से संघीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर ये प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य की भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए सत्रिया कहाँ का है? असम में। बहुत बार आ चुका है। मणिपुर का मणिपुरी, केरल का मोहिनी अट्टम, और आपका बात करें असम, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? याद रखिएगा, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन तो बंगाल की खाड़ी से पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का ध्येय है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक आप याद रखिएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उसको ऐसे याद रखिएगा आप, समानता, सौ म आका, उसके बाद नो तो आका। समानता एक ट्रिक है, मतलब 100 से साबरमती, याद रखिए क्या? साबरमती। माँ से माही, 100 से साबरमती, मौ से माही, 9 से नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, और ता से आपका तापी, जिसको ताप्ती भी बोल सकते हैं, तापी भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या बोले? साबरमती, साबरमती। तो इसमें से देखिए, ये तीनों चारों नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो तापी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। देखिए आया ना, ता से तापी, नौ से नर्मदा और माही, ये तीनों अरब सागर में गिरती है। तो बच कौन गया? बच गया आपका ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी जो है कहाँ गिरती है? आपका गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये चारों नदियां आप लोग याद रखिएगा कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? ये सभी जाके अरब सागर में गिरती है, क्योंकि आप जानते हैं भारत का ये हिंद महासागर का पार्ट है, और ई वाला भाग आपका बंगाल की खाड़ी कहलाती है, और ये कहलाती है अरब सागर। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को उल्टी बहने वाली नदियां भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आप लोगों का 88 नंबर, निम्नलिखित नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? देखिए, नर्तकी हो, कला, साहित्य या समाज के विशेष योगदान के लिए राज्यसभा में कुछ लोगों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बोलता है कि ऐसी कौन सी नर्तकी थी जिसका नाम नामित किया गया था राज्यसभा सदस्य के लिए? तो ये इसका आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को एक नर्तकी थी, कला के क्षेत्र में इसको राज्यसभा में नामित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हमको नहीं लगता है कि आप लोगों में किसी को बताना पड़ेगा। ये क्या होगा? नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर, निम्न में से कौन सा निर्जीव घटक शामिल है? तो निर्जीव घटक में देखिए नाम में है निर्जीव घटक, तो क्या होगा? अजैविक वातावरण निर्जीव घटक। तो हवा, बादल, धूल, पानी, ये सब क्या है? निर्जीव घटक है। जबकि अगर हम लोग आप बात करें इसका सजीव घटक का, तो सजीव घटक आप लोगों को पता होगा कि अगर पेड़ पौधे पूछ लेते, जंतु पूछ लेते, तो सजीव घटक होता है। निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। परमाणु संख्या का व्युत्क्रम होता है। परमाणु संख्या इनमें से देखिए लिथियम का सबसे कम है, 3 है परमाणु संख्या, ठीक है। लिथियम का परमाणु संख्या 3। नाइट्रोजन का आपको पता है कितना है? 7।
कार्बन का 6 और बेरिलियम का 4। तो लिथियम का परमाणु संख्या कम है, मतलब परमाणु संख्या कम, परमाणु त्रिज्या अधिक, सीधा सीधा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 2021 की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेले गए मैचों की मेजबानी कौन देशों ने की थी। देखिए इसका जो मेजबानी किया था यूएई और ओमान ने, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने इसकी मेजबानी की थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्व उठे हुए ऊंचे सैलो तटों को क्या कहते हैं। देखिए समुद्र जल में कभी कभी ऊपर जो उठा सैल तट या होता है उसको कहा जाता है समुद्र भृंगु। क्या कहा जाता है, समुद्र भृंगु या सी क्लिफ के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है पंडित रविशंकर तबला वादक। पंडित रविशंकर निम्न में से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनकी जो एल्बम है वेस्ट मीट्स ईस्ट। क्या नाम है, वेस्ट मीट्स ईस्ट। देखिए वेस्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, पंडित रविशंकर तबला वादक नहीं सितार वादक हैं, सॉरी। अब है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। टोडरमल ने एक प्रथा की शुरुआत की थी, दहसाला प्रथा। क्या है, दहसाला प्रथा। और अब अकबर के नवरत्नों में से एक नाम किसका माना जाता है, टोडरमल का भी माना जाता है। और इन्होंने ये ही क्या थे, अकबर के राजस्व मंत्री थे। ये समझिए कि फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का कौन था, टोडरमल था। चलते हैं हम लोग 96 नंबर प्रश्न की ओर। तो 96 नंबर हम लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानियों ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, क्या नाम है इनका, आजाद हिंद फौज, जिसे कि 1942 में किसने बनाया था, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के ने बनाया था। देखिए यहाँ बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज किसकी दिमाग की उपज थी, तो जनरल मोहन सिंह की, यानी कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक बार फिर से गौर से सुनिए। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह का दिमाग की उपज थी, लेकिन स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन इसको पुनर्जीवित किसने किया या उसके कैप्टन कौन माने जाते हैं, तो वो थे आपका सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस होता है। इन्होंने इसको क्या किया था, पुनर्जीवित किया था, आजाद हिंद फौज को फिर से इस जीवित किया था। अगला अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए ये है आपके आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा, और से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू हैं। अगला जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना जो शुरू की गई है आंध्र प्रदेश से शुरू की है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। अगला वृक्ष सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और वहाँ कौन सा नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिली हुई है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न की अगर बात करें, जो अंतिम प्रश्न है आज का, वो है गॉन गर्ल। गॉन गर्ल के लेखक कौन है, तो गॉन गर्ल के जो लेखक हैं वो है गिलियन फ्लिन। कौन है, गिलियन फ्लिन, ये अमेरिकी लेखक हैं। और एक क्वेश्चन बुक से रहता ही है, अब तक आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा। तो अब क्या करें, सभी बुक पढ़े नहीं, सारा बुक नहीं पढ़ा जाता है। उस साल जो चर्चा में बुक रहा, वो जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स खरीदिएगा उसमें एक लिस्ट दी रहती है किताबों का, उस साल में जो चर्चा में बुक रहता है उसी बुक से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आप कल के क्लास का रिविजन की ओर। तो कल के क्लास का रिविजन आपका हो जाएगा। पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताए थे कि वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में श्री धरलू नायडू ने किया था। किसने किया था, श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की थी, और इसका काम विधवा पुनर्विवाह। तो इसका ऑप्शन जो है दोनों होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को महिलाओं में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अनुमति दिलाई थी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय था, इसी के कहने पर गांधी जी मान गए थे महिला भी शामिल हो सकती है। अब निम्न में से अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक आशुद्ध जल किसको कहा जाता है, बारिश के जल को आशुद्ध जल कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण, क्या है, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आपको बताए थे नरेगा की स्थापना एक्ट 1905 में आई थी, और इसे लागू किया गया था 1906 में। ठीक। अगला प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है,
कि कांटेदार वनों और झाड़ियों के निम्न में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श है। तो आपको बताए थे कांटेदार वन और झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जा पाई जाती है। इसे यूफोर्बिया कहा जाता है। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए क्या कहा जाता था, विद्यालय के रखरखाव के लिए ब्रह्मदेव कहा जाता था। देवदाम ब्राह्मणों की दान में दी जाने वाली भूमि है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्न में से जिसकी आयु 10 वर्ष है, कारखाने में कार्यरत है, कौन सा अधिकार का शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वो कम उम्र में काम कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है। सागा दावा या तो तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव कहाँ मनाई जाती है। तो इस महोत्सव को सिक्किम में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, सिक्किम में मनाई जाती है। तो अगला प्रश्न हम आज का है, निम्न में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि झूम कृषि को कोनुको कहाँ कहा जाता है, वेनेजुएला में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की लार में से कौन सा एंजाइम पाई जाती है जो स्टार्च को शर्करा में बदलती है। तो इमाइलेज एक ऐसी एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में बदलती है। तो चलते हैं हम लोग 86 नंबर। 4 कूलम आवेश 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं को ले जाने वाले कार्य की मात्रा बताए थे, W बराबर VQ, मतलब आवेश और विभवांतर को क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा इसका 24 जूल, इसका आंसर होगा 6 चुका 24 जूल। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने डैश सहित राज्यों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी दरों में, मतलब क्या किया गया है, मजदूरी दरों को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो किन किन राज्यों में मजदूरी दर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है, तो इसमें से एक राज्य आपका कौन सा है, असम में भी मजदूरी दर को बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने आईपीएल में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाई है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसका आंसर होगा। निम्न में से आर्थ्रोपोडा संघ की कौन नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा संघ की इसमें ऑक्टोपस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है। तो शेख चिन्ना मौलाना जो है तबला वादक नहीं है, बाकी ये तीनों जो है तबला वादक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। तो आंसर विजेंदर सिंह। अब है, मनकल के नाम से जाने जाने वाला कौन सा किला है। तो मनकल के नाम से जाने जाने वाला किला है जिसे 1143 में बनाई गई थी, गोलकुंडा का किला। अगला प्रश्न है, देवाशीष पांडा हाल में इसे IRDAI का क्या किया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह क्या है, बीमा नियामक बोर्ड है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए 20,000 करोड़ की यानी राशि जारी की गई है। भरतनाट्यम किस राज्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है आपको बताया तमिलनाडु का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको बताया महाजनपद कालों में फसलों की उपज का 1/6 लिया जाता है। वेदों में भी टैक्स की चर्चा की गई है। तो कितना टैक्स लिया जाता है, 1/6 भाग लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो 97 नंबर प्रश्न, कि भारतीय संविधान की प्रधानमंत्री डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे था। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध आपका है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। किससे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इसकी संबंध मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94%, मतलब 91 से 95 के बीच में है। निम्न में से बराक ओबामा की आत्मकथा कौन है। तो बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आगे भी नया सेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं एक।